जी सर, मैं आता हूँ अनिल सिन्हा जी के पास। यही अपना अन्नामलाई थे, तमिलनाडु बीजेपी के चीफ, यही मैं जिनको पूछ मोदी जिनको मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि जाओ ब्लास्ट करो इनको, और फिर उन्होंने परियार को, एमजीआर को और अम्मा को जी भर के गालियां दी। इतनी गालियां दी कि उनका पूरा ग्राउंड कैडर जो है आक्रोशित हो गया और कहा इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो ये मोदी जी टेस्ट करना चाह रहे थे वाटर्स को। ये बात जो हमारे जो पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि मोदी जी वाटर को टेस्ट करते हैं कि कौन कितना पानी में है। देखा तो आक्रोश बढ़ गया, आक्रोश बढ़ा तो अन्ना द्रमुक ने निकाल के बाहर फेंक दिया इनको। बाहर फेंक दिया तो अब वापस से फीडबैक आई, भाई हमारी तो भैंस गई पानी में। क्या गए? हमारी भैंस तो गई पानी में। जो एक आधी सीट मिली थी कंधे में बैठ के, वो भी चली गई अब तो अब फिर से वापस से अम्मा के कशीदे पड़े जा रहे हैं, एमजीआर के कशीदे पड़े जा रहे हैं, वहां जाके तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। मकसद क्या है कि एडीएमके के सामने हाथ जोड़ा जा रहा है, भाई फिर से 2 सीट दे दो लड़ने के लिए, एक कन्याकुमारी दे दो, एक कोई और दे दो हमको, रामनाथपुरम दे दो या कोयम्बटूर दे दो, चुनाव लड़ लेंगे आपके सहारे जाके, अदरवाइज तो बहुत बुरी गत है। तो एक बार हाथ जोड़ दिए ना। अल्टीमेटली अम्मा को अगर याद कर लिया और एमजीआर को याद कर लिया तो मकसद यही हो गया ना अनिल सिन्हा जी। तो यही हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद ये हाथ जोड़ने वाली हालात सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, बहुत सारे राज्यों में आ रही है। और ये जो मारा-मारी चल रही है इस टाइम, ये शायद एनडीए के लिए भी अच्छा शगुन नहीं है। और बिहार की बात तो हेमंत कुमार जी ने बताई, वैसे आप भी मूलतः बिहार से हैं, तो ज़रा बताइए किस किस्म की चीज़ें, कठिनाइयाँ एनडीए फेस कर सकता है और किस किस्म की मारा-मारी फेस कर सकता है? जी। देखिए, कोई एनडीए में एनडीए, एक तो एनडीए नाम का गठबंधन है नहीं। वो गठबंधन उन्होंने ऐसे ही कागज पर वो कहा ना, जो हरि भाई ने, कि इस लोकसभा के आपको कई कुछ पार्टियां तो है जिनको पार्षद भी नहीं है, तो वो ऐसी पार्टियों को उन्होंने जमा कर लिया कागज पर लिखने के लिए कि हम इंडिया के बराबर है, उससे ज्यादा 10 नंबर ज्यादा है। लेकिन वो बना लिया है, उसका कोई उसको वो मानते मानते भी नहीं है। एक उसके बाद कौन सी मीटिंग की है? एक भी मीटिंग नहीं की है। और उसके बाद कि आप किसको, आप कोई गठबंधन में लाते हैं तो फिर बातचीत होती है ना कि भाई इसको लाना चाहिए कि नहीं। अभी अगर मान लिया कि जयंत चौधरी आएगा, तो आएगा या नहीं आएगा, कोई एनडीए डिसाइड करेगा? कौन एनडीए है डिसाइड करने वाला? अमित शाह ने बोल दिया वो आ गया, जो जिसको निकाल दिया वो निकल गया। तो एनडीए वगैरह कुछ है नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो उन्होंने सर्कस तैयार किया है, उसमें बांटना बहुत मुश्किल काम है। अभी अब जैसे 20 सीट का दावा किया है, 20 सीट ने 5-10 ही सीट उसको देते हैं तो भी मामला बनता नहीं। बीजेपी अगर कहेगी कि हाफ सीट हम ले लेते हैं, हाफ में आप बांट लो, तो आपस में मारा मारी जम के होनी है। और दूसरा है क्या कि शरद पवार की, मतलब हमको लग रहा है क्या कि अगर आप चालाकी के हिसाब से देखें, तो शरद पवार की जाल में, के उसकी जाल में फंस गए हैं वो। इसके जाल में इस तरह से फंसे हैं कि अगर मान लिया बारामती में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, एक नाथ शिंदे का भी कैंडिडेट नहीं है, आपस में ही उनको लड़ना है। आपस में ही लड़ना है। एनसीपी का ही कोई कैंडिडेट जाएगा, चाहे वो अजित पवार की एनसीपी हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो। और किसने बोल दिया कि ये आपस में नहीं मिल सकते? तो ये उनका तो गेम एकदम आसान हो गया कि उनको कोई फाइट ही नहीं है। उनको आपस में तय कर लेना है कि किस तरह का कैंडिडेट देना है और कौन सी सीट हमको रखनी है। वो आपस में तय कर लेंगे। मान लिया एनसीपी जितनी सीट, अगर मान लिया जितना मांगते ले, दोनों को तरफ मिलता है, तो वो दोनों तय कर लेंगे कि ये सीट तुम ले जाना है, ये सीट हम ले जाएंगे। और वो दोनों मिल करके, क्योंकि वहां तो बीजेपी है नहीं, वो आपस में ही लड़ना है ना। वही जो सीटें अलॉट करेंगे उसी में से तय करना है, तो वो अपना तय करके लड़ लेंगे। यही सिचुएशन है शिवसेना के बारे में। आप ये मत समझिए, शिवसेना में भी फूट नीचे स्तर तक नहीं हुआ है। अब वो जो कैडर है शिवसेना के, वो सब मानते हैं कि ये गया है, ये आ जाएगा या नहीं आएगा तो अपना रहे, शिवसेना को इकट्ठा रहना चाहिए। तो एक नाथ शिंदे जो सीटें लेंगे, अब काफी सीटें ले लेंगे वो, तो उस सीट में भी ये हो जाएगा कि कहां पर एक नाथ शिंदे की को 1-2 सीट जीतना है, 3 सीट जीतने दो। जीतने तो नहीं देंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि गद्दार के बारे में बाल ठाकरे के समय से ही एक नियम है कि जो गद्दारी किया उसको अपन वापस नहीं लेना है। शिवसेना में वापसी नहीं होती है, आज तक उसका इतिहास नहीं है।
पहले भी जिसको निकाला उन्होंने दोबारा वापस नहीं, उसको साथ में भुजबल बहुत उसके नजदीक आ गए थे बीच में, लेकिन उनको वापस नहीं लिया। इवन राज ठाकरे चले गए तो बहुत कोशिश हुई कि दोनों इकट्ठा आ जाएं, लेकिन एक ये ठाकरे के बाल ठाकरे के बाला साहेब ठाकरे के समय से ही ये बना हुआ है कि गद्दार नहीं लेंगे। तो अब वो तो आप आसान कर रहे हैं, बीजेपी जाएगी उसमें, बीजेपी अपना जो वो आगे बढ़ रही थी उसका जो ग्राउंड बन रहा था वो खत्म है। अब दूसरा है क्या कि विद इन द बीजेपी क्या किया उन्होंने, अभी अशोक चौहान को ले आए। अब अशोक चौहान को ले आए तो जो लंबे समय से अशोक चौहान के खिलाफ बीजेपी नांदेड़ में काफी मजबूत है और उसी मराठवाड़ा के कई हिस्सों में, वो अब क्या उनका वो क्या करना है, वो इसको मतलब एक ना इसके क्या कहते हैं अशोक चौहान के लोगों को जिताएंगे क्या? बहुत मेस मतलब उन्होंने इतना ये सिचुएशन खराब कर ली है कि नहीं कर सकते। अब आ जाइए बिहार पे, मतलब सीटों का बंटवारा का चूंकि अपन जिक्र कर रहे हैं, बिहार में जेडीयू को बोल रहे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक कि 12 सीट देंगे। जो सीट नहीं देंगे उसमें वो ललन सिंह का भी नाम लिया जा रहा है कि ललन सिंह को कहा जा रहा है क्या कि वो सीट से, उनकी जो सीट है मुंगेर की सीट, उस सीट से बीजेपी लड़ेगी तो उनके कई नेता छट जाएंगे। ये क्या उनको मंजूर होने वाला है? तो वो क्या करेंगे कि अपना अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे आरजेडी के साथ कि ठीक है भाई हमारा ये कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली, हमको तो नहीं लग रहा है क्या कि उनको फ्रेंडली फाइट करनी ही पड़ेगी। सबसे ज्यादा चिराग पासवान का, सही कहा हेमंत जी ने, चिराग पासवान का मामला ऐसा है कि चिराग पासवान में कोई समझौता नहीं हो सकता है। चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस में से एक को ही रहना है आगे की राजनीति में, और ये वो दोनों आपस में कुछ समझौता नहीं कर सकते और दोनों कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को हराना है। बीजेपी को ये देखना है कि किसको रखना है, लेकिन मेरी जहां तक समझ है जो उसमें लगता है क्या कि आगे चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के बारिश होने वाले हैं। इसके पीछे उनकी बारिश होने के पीछे वजह यह है कि वो जो है बेटा है, दूसरा आर्टिकुलेट है, वो बोल सकते हैं अच्छा, और उनके प्रति आकर्षण है उनके समाज में, ऐसा मेरी समझ है। उनको लगता है कि ये शख्स जो है हमारा लीडर बन सकता है, और पासवान जो मतलब वो अच्छे पढ़े लिखे हैं तो ये वो खत्म हो जाएगा। आप अगर पशुपतिनाथ पारस को एडजस्ट करेंगे तो वो सीटें जाएंगी। तो बहुत ये जटिल बना लिया है ये इनका। और यहाँ भी प्रॉब्लम आ गया, हिमाचल प्रदेश में अगर वो चुपचाप बैठे रहते हैं, अब वहां पर जो उनकी 4 सीटें हैं वहां भी दिक्कत है। प्रतिभा सिंह अगर चली जाती है, जिसके लिए कि कांग्रेस तैयार है मेंटली कि अगर वो जाएंगी तो उनका उन विक्रमादित्य को की सदस्यता जाएगी और वो अपना चलेगा, तो वो अगर चले जाते हैं तो फिर वहां मंडी की सीट में प्रॉब्लम, वो जो बीजेपी चाहती है कि चारों में 4 सीट ले, वो नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट बना लिया है उन्होंने खुद से ही सारे इक्वेशंस को। मध्य प्रदेश और राजस्थान पर अलग से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, वहां भी शिवराज सिंह चौहान क्या वो गायत्री परिवार में घूम रहे हैं, तो वो आपको क्या लग रहा है क्या कि वो चुपचाप बैठे हुए होंगे? वो भी कुछ कर रहे होंगे। काफी डिफिकल्ट है, बीजेपी ने खुद ही अपनी कोई पॉलिटिक्स रहने नहीं दी जिससे के जरिए वो 2024 का चुनाव लड़ सकते। जी जी जी